यहाँ पे जो हमने अभी एक बात कही कि 5 यूनियन टेरिटरीज, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली, दमन दीव एंड लद्दाख, ठीक है। तो यहाँ पे किसको अधिकार है, लॉ कौन बनाते हैं, प्रेसिडेंट बनाते हैं। मेरी इस सेंटेंस में एक मिस्टेक है, ठीक है। अभी जो मैंने सेंटेंस बोला है उसमें एक मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है, यहाँ पे अब दादरा एंड नगर हवेली, दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव, ठीक है। दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव क्या है, अब एक ही केंद्र शासित प्रदेश है। तो यहाँ पे 5 नहीं आएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, ठीक है। 4 यूनियन टेरिटरीज पे कौन लॉ बनाते हैं, प्रेसिडेंट बनाते हैं, पीस के लिए, प्रोग्रेस के लिए और गुड गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। ए रेगुलेशन सो मेड हैज द सेम फोर्स, ठीक है। सिर्फ चेंज यहाँ पे करना है क्योंकि ये दोनों मर्ज हो गए हैं, ठीक है। The regulation so made has the same force and effect as an act of parliament, ठीक है, as an act of parliament, ठीक है। so जैसे कि पार्लियामेंट लॉ बनाता है, उसी अकॉर्डिंग जो इफेक्ट पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए लॉ का होता है, सेम यहाँ पे प्रेसिडेंट के द्वारा बनाए गए रेगुलेशंस का भी इफेक्ट सेम है, ठीक है। सो इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। उन अदर केसेस में लॉ पार्लियामेंट बनाती है, यहाँ पे जो है इन 4 केसेस में कौन बनाते हैं, प्रेसिडेंट बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद याद रखना है, रेगुलेशन सो मेड हैज द सेम फोर्स एंड इफेक्ट एज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। इट में ऑल्सो रिपील, अमेंड और एनी एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। यहाँ पे प्रेसिडेंट को पावर है कि अगर कोई पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया लॉ है तो उसको रिपील किया जा सकता है, अमेंड किया जा सकता है, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, फॉर दीज यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। यहाँ पे इन केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जो प्रेसिडेंट है वो चेंज कर सकते हैं किसके अंदर, पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए लॉज के अंदर, ठीक है। ये बात समझ आई। देन याद रखिएगा, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव, ठीक है, और लद्दाख, चारों चीजें याद रखना। 4 है हमारे केंद्र शासित प्रदेश, चारों के लिए कौन लॉ बनाता है, प्रेसिडेंट लॉ बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे पार्लियामेंट लॉ नहीं बनाता है, ठीक है। याद रखिए, पार्लियामेंट लॉ नहीं बनाता है यहाँ पे, किसके लिए, पीस के लिए, ठीक है, और प्रोग्रेस के लिए, ठीक है। पीस प्रोग्रेस के लिए कौन लॉ बनाता है, प्रेसिडेंट बनाता है, ठीक है। देन यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट हमने देख लिया, किसका है, फर्स्ट पॉइंट जो है 4 केंद्र शासित प्रदेश है जहां पे पार्लियामेंट नहीं प्रेसिडेंट लॉ बनाते हैं। अदर कंडीशन कौन सी है, अदर कंडीशन है, द गवर्नर इज एम्पावर्ड टू डायरेक्ट दैट एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट डज नॉट अप्लाई टू द शेड्यूल एरिया इन द स्टेट और अप्लाई विद स्पेसिफाइड मॉडिफिकेशन एंड एक्सेप्शन। ये किसकी बात हो रही है, शेड्यूल 5 की, ठीक है। शेड्यूल 5 के केस में गवर्नर को पावर होती है, अधिकार होता है कि पार्लियामेंट ने अगर कोई लॉ बनाया है तो उसको मॉडिफाई कर सके, कुछ एक्सेप्शंस को हटा दे, केवल कुछ ही पार्ट को इंप्लीमेंट करे। तो यहाँ पे गवर्नर को अधिकार होता है कि पार्लियामेंट के किसी भी लॉ या एक्ट को इंप्लीमेंट होने देना है कि नहीं होने देना, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है कि टू डायरेक्ट दैट एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट डज नॉट अप्लाई टू अ शेड्यूल एरिया इन द स्टेट और अप्लाई विद स्पेसिफाइड मॉडिफिकेशन। मतलब या तो हो कि कोई मान लीजिए लॉ है, ठीक है, और यहाँ पे गवर्नर जो है उनको वो लगता है कि अगर ये लॉ इम्प्लीमेंट होता है तो ये जो है कल्चरली या किसी भी अदर तरीके से शेड्यूल जो ट्राइब्स हैं, शेड्यूल एरिया को अफेक्ट करेगा, ठीक है। सो यहाँ पे गवर्नर जो है क्या कर सकते हैं, गवर्नर जो है उस एक्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू शेड्यूल एरियाज रिक्वायरमेंट, उसके अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कुछ एक्सेप्शंस को ऐड कर सकते हैं, कुछ एक्सेप्शंस को हटा सकते हैं गवर्नर, ठीक है। सो यहाँ पे पार्लियामेंट को पावर नहीं है, ठीक है। देन अदर केस कौन सा है, और कौन सा है, शेड्यूल 5 के साथ कौन सा है, शेड्यूल 5 के बाद जो है शेड्यूल 6। शेड्यूल 6 में कौन सी कंट्रीज हैं, शेड्यूल 6 में कौन कौन सी कंट्रीज हैं गाइस, याद रखिएगा। एक शेड्यूल 6 में है हमारे, शेड्यूल 6 में है हमारे 6 सब्जेक्ट, ठीक है। याद रखिएगा 6 शेड्यूल जो है हमारे 6 शेड्यूल में है हमारे ATMM, ठीक है। ATMM मतलब यहाँ पे मणिपुर नहीं है,
यहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट नहीं, कौन सा स्टेट नहीं है, मणिपुर नहीं है, ठीक है। सो मणिपुर के अलावा 6th शेड्यूल में भी याद रखिए असम है, त्रिपुरा है, मेघालय है और यहाँ पे मिजोरम है, ठीक है। यहाँ पे भी पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए लॉज इंप्लीमेंट नहीं होते हैं, ठीक है, याद रखना, पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए लॉज इंप्लीमेंट नहीं होते हैं। यहाँ पे भी गवर्नर जो है क्या कर सकते हैं, गवर्नर भी चेंज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, गवर्नर चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, सर्टेन एक्सेप्शंस को ऐड कर सकते हैं इन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, ठीक है, याद रखिएगा, इन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, ठीक है गाइस। चलिए नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट इसमें है 7th शेड्यूल के अंदर हमारे सब्जेक्ट्स मेंशन किए गए हैं, ठीक है। और 7th शेड्यूल में सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, हमारे यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और कॉन्करेंट लिस्ट है, ठीक है गाइज। याद रखिएगा कि यहाँ पे हमारी तीनों जो लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स हैं वो किसमें है, 7th शेड्यूल में है। 3 लिस्ट हैं जिसमें यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट। यहाँ पे यूनियन लिस्ट पे कौन लॉ बनाता है, यूनियन लिस्ट पे लॉ बनाए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट लिस्ट पे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, कॉन्करेंट लिस्ट पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट जो गवर्नमेंट है दोनों लॉ बना सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर सेंटर गवर्नमेंट किसी एक सब्जेक्ट पे सेंटर और स्टेट दोनों लॉ बना दिया तो क्या होगा, तो यहाँ पे ओवरराइडिंग पावर किसके पास है, सेंटर गवर्नमेंट के पास, सेंटर गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल है, ठीक है। और रेजिडियरी पावर्स का क्या है, जो न्यू सब्जेक्ट्स ऐड हो रहे हैं, जो नए नए सब्जेक्ट्स आते हैं जो ना इन तीनों लिस्ट में नहीं है, सेंटर, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट में, वो सब्जेक्ट्स किसमें है, रेजिडियरी जो लिस्ट है उसके अंदर है, ठीक है, रेजिडियरी सब्जेक्ट्स है। और उस पे लॉ कौन बनाता है, उस पे लॉ बनाते हैं पार्लियामेंट, सेंटर गवर्नमेंट, ठीक है। The parliament has exclusive powers to make laws with respect to any of the matters enumerated in the union list, ठीक है। पार्लियामेंट जो है यूनियन लिस्ट पे लॉ बनाती है एंड दिस लिस्ट हैज 98 सब्जेक्ट है, ओरिजिनली कितने थे, 97 सब्जेक्ट थे, ठीक है। सेम वे से याद रखिएगा कि डिफेंस, बैंकिंग जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है, सेंटर जो है भारत में ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा शक्तिशाली है और जो इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं वो कहाँ डाले गए हैं, यूनियन लिस्ट में, जैसे डिफेंस, बैंकिंग, फॉरेन अफेयर्स, करेंसी, एटॉमिक एनर्जी, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स, सेंसस, ऑडिट, ये सभी जो इंपॉर्टेंट है हमारे सब्जेक्ट, उन सभी को यूनियन लिस्ट में डाला गया है, ठीक है। देन सेकेंड लिस्ट क्या है, द स्टेट लेजिस्लेचर हैज इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस, देखो, एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ द मैटर एन्यूमरेटेड इन द स्टेट लिस्ट। यहाँ पे क्या है कि हमने क्या भी देखा है कि अगर फेडरल सिस्टम भारत में है, नॉर्मल कंडीशन चल रही है, तो उसमें सेंटर जो है अपने सब्जेक्ट्स पे सुप्रीम है और स्टेट लेजिस्लेचर क्या है, अपने सब्जेक्ट्स में सुप्रीम है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, स्टेट नॉर्मल कंडीशन में उसमें स्टेट लेजिस्लेचर अपने स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे लॉ बना सकता है, नॉर्मल कंडीशन की हम बात कर रहे हैं। एक्सक्लूसिव पावर है किसके पास, स्टेट के पास, जो सब्जेक्ट्स स्टेट लिस्ट में मेंशन किए गए हैं, ठीक है। राइट नाउ जो है 59 सब्जेक्ट्स हैं, अर्लियर 66 सब्जेक्ट थी, सब्जेक्ट जो है कम कर दिए गए हैं हमारे यहाँ पे स्टेट लिस्ट के अंदर, ठीक है। याद रखना कि पब्लिक ऑर्डर जो स्टेट से संबंधित मैटर है, जो लोकल जो है लोकल एरिया के जो मैटर्स होंगे, जो इश्यूज होंगे मेनली, वो स्टेट लिस्ट में डाले गए हैं, जिसको हैंडल करेगी स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। जैसे पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, एग्रीकल्चर, प्रिजन, लोकल गवर्नमेंट कैसी होगी, फिशरीज, मार्केट, थिएटर्स, गैम्बलिंग, जो मतलब स्टेट से रिलेटेड इशू है, ज्यादातर केसेस में जो स्टेट लिस्ट में वही मैटर है जो स्टेट से रिलेटेड है, लोकल एरिया के जो मैटर्स है ना, जो इश्यूज है, उन्हें डाला गया है स्टेट लिस्ट में, ठीक है। देन तीसरी यहाँ पे याद रखना, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉज, तीसरी लिस्ट कौन सी हमारी, कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। तीसरी लिस्ट कौन सी है, कॉन्करेंट लिस्ट है। यहाँ पे क्या है, स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट लॉ बना सकते हैं, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। और सब्जेक्ट कितने हैं, 52 सब्जेक्ट हैं, पहले यहाँ पे 47 सब्जेक्ट हुआ करते थे, ठीक है। और यहाँ पे पार्लियामेंट जो है कॉन्करेंट लिस्ट पे अगर लॉ बनाती है, और सेम वैसे लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाती है, उस केस में क्या होगा, उस केस में सेंटर के पास ज्यादा अथॉरिटी है, ओवरराइडिंग अथॉरिटी है, तो सेंटर का जो लॉ बनाया हुआ है उसमें ज्यादा पावर होगी एज कंपेयर टू स्टेट लॉ। ओवरराइडिंग पावर किसके पास आ गई है, पार्लियामेंट के पास, ठीक है। सो मैटर कौन कौन से हैं, क्रिमिनल लॉ,
प्रोसीजर, क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर, सिविल प्रोसीजर, मैरिज एंड डाइवोर्स, पॉपुलेशन कंट्रोल, फैमिली प्लानिंग, इलेक्ट्रिसिटी, लेबर वेलफेयर, इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग, ड्रग्स, न्यूज़पेपर, बुक्स, प्रिंटिंग प्रेस। सो ऐसे मैटर जिसपे स्टेट और सेंटर दोनों कंसर्न है, ठीक है, वैसे सब्जेक्ट जो है कॉन्करेंट लिस्ट में डाले गए हैं, ठीक है। सो 42nd अमेंडमेंट एक्ट, और ये कब हुआ था, हमने इमरजेंसी के चैप्टर में पढ़ा था कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ है, जब भारत में क्या थी, इमरजेंसी लागू थी। इमरजेंसी के समय पे इंदिरा गांधी गवर्नमेंट थी और वहां पे मेनली इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है, और यहाँ पे क्या किया जा रहा था, सेंटर गवर्नमेंट पावर्स को जो है पार्लियामेंट को ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए कोशिश कर रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया गया है, 42nd याद रखने के लिए हमेशा याद रखिएगा इस लिंक को, ठीक है। 77 में भारत से इमरजेंसी हटी हुई थी, बिल्कुल मीनवाइल 75 से 77 तक भारत में जो है तीसरी बार इमरजेंसी लगी थी, जिसमें 76 में 42nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, ठीक है। यहाँ पे क्या किया गया था, ट्रांसफर्ड 5 सब्जेक्ट टू कॉन्करेंट लिस्ट, यहाँ पे 5 सब्जेक्ट जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट में ट्रांसफर किए गए थे, कहां से, स्टेट लिस्ट में, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, पावर जो है पार्लियामेंट को ज्यादा पावरफुल बनाया जा रहा था, और अगर कोई मैटर कॉन्करेंट लिस्ट में है जिसपे सेंटर भी लॉ बनाए स्टेट भी लॉ बनाए, तो यहाँ पे ओवरराइड किसका करेगा, पार्लियामेंट का लॉ करेगा, ठीक है। और सब्जेक्ट कौन कौन से चेंज किए गए, एजुकेशन, स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट में डाले गए एजुकेशन, फॉरेस्ट, वेट एंड मेजर्स, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ठीक है। ये पांचों प्लीज याद रखना, ये बार बार जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पांचों जो है 42nd अमेंडमेंट एक्ट याद रखना है, पांचों सब्जेक्ट याद रखने हैं, कौन कौन से, एजुकेशन, फॉरेस्ट, वेट एंड मेजर, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, और है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल कोर्ट्स एक्सेप्ट द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ठीक है, ठीक है जी। याद रखना यहाँ पे कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस जो है हमारा 5वां सब्जेक्ट है, ठीक है। सो यहाँ पे पांचों के 5 सब्जेक्ट जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के देखोगे, बार बार जो है केवल और केवल अगर सब्जेक्ट या तो वो पूछे जाते हैं जो करंट में रहते हैं, ठीक है, या फिर वो सब्जेक्ट पूछे जाते हैं जो किसी न किसी समय पे चर्चा में रहे हैं, ठीक है। सो 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा स्टेट लिस्ट से 5 सब्जेक्ट किसमें शिफ्ट कर दिए गए थे, कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर शिफ्ट कर दिए गए थे, ठीक है। उसके बाद जो है पार्लियामेंट हैज टू मेक, अब तक हमने क्या देख लिया, यूनियन लिस्ट देख ली, स्टेट लिस्ट देख ली, कॉन्करेंट लिस्ट देख ली, ठीक है। अब देखो पार्लियामेंट हैज पावर टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर फॉर एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। इनिशियली हमने क्या देखा था कि पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी है पूरे ऑल ओवर इंडिया, और किसी भी पर्टिकुलर पार्ट के लिए पार्लियामेंट लॉ बना सकता है, not included in a state even though that matter is one which is enumerated in the state list, ठीक है। This provision has referred to the union territories or acquired territories if any, ठीक है। याद रखना कि पार्लियामेंट के पास पावर है टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू any matter of any part of territory of India not included in the state, ठीक है, जो स्टेट में नहीं इंक्लूड है, even though that matter is one which is enumerated in the state list, ठीक है। याद रखना ये सब चीज, ये पावर किसके पास है, ये है पार्लियामेंट के पास है। अगर कोई यूनियन टेरिटरी भारत एक्वायर करता है, उससे संबंधित मैटर भी किसके पास जाएंगे, पार्लियामेंट के पास भी, और रेजिडियरी पावर्स किसके पास जाएंगी, रेजिडियरी पावर्स जाएंगी पार्लियामेंट के पास, ठीक है। जीएसटी जो है इसके बाद जो है फर्दर हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में केवल इतने से ही टॉपिक डिस्कस करने हैं, टाइम हो चुका है हमारा। नेक्स्ट क्लास में हम फर्दर डिस्कशन करेंगे, ठीक है, जीएसटी के बारे में, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस के बारे में, ठीक है जी। अभी की क्लास में केवल इतना ही डिस्कशन मुझे करना था, और अभी आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन जो है आपके जो है सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड है। याद रखिए कि हमारे 29 सितंबर से 2 बैच ऑलरेडी चल रहे हैं।
20 जो भी स्टूडेंट 2022 को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए 1 ईयर बैचेस अवेलेबल है। उसके अलावा जो भी स्टूडेंट 2023 को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए भी बैचेस अवेलेबल है। ठीक है, 1 ईयर बैच और 2 ईयर बैच हमारे ऑलरेडी चल रही हैं 29 सितंबर से। याद रखिए कमिंग 18 अक्टूबर से मेंस के लिए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, जिसमें क्वालिटी एनहांसमेंट एंड आंसर राइटिंग प्रोग्राम जो है स्टार्ट किया जाएगा। लैंग्वेज जो है बाइलिंगुअल लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज में कोर्सेज अवेलेबल हैं गाइस। सो फटाफट से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और सब्सक्रिप्शन के लिए कोड यूज करना है mRENA10। mRENA10 कोड का इस्तेमाल करना ना भूलिए। mRENA10 रेफरल कोड है, अगर आप यूज कीजिएगा तो आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट। ठीक है, उसके अलावा 29 सितंबर से हमारा एक वीकेंड करंट अफेयर सिंप्लीफाइड बैच स्टार्ट हो चुका है। इस बैच में क्या है, इस बैच में जितने सोर्सेज आप करंट अफेयर के पढ़ते हो, हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, योजना, पीआईबी, राज्यसभा, ऑल इंडिया रेडियो, कुरुक्षेत्र, डाउन टू अर्थ, ये सभी के सभी जो है हमारे टॉप एजुकेटर्स के द्वारा सिंप्लीफाइड फॉर्म में वीकेंड करंट अफेयर बैच में डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है, और ये एक सिंपल पाथवे है आपके यूपीएससी सीएससी में सक्सेस के लिए। ठीक है, याद रखना कब से स्टार्ट हो चुका है, ये 29 सितंबर से बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है। क्लास की पीडीएफ कहाँ पे अपलोड की गई है, रीना_महिला, रीना_महिला टेलीग्राम चैनल है जिसपे पीडीएफ अपलोड कर दी गई है। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, लेट्स क्रैक इट।